भानुशाली परिवार अपनी 3 मंजिला कोठी में रहता था। उस कोठी की मालकिन थी देवयानी भानुशाली, एक समझदार, पढ़ी लिखी और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा व्यवहारिक स्त्री। उनके पति श्याम प्रसाद की मौत हार्ट अटैक की वजह से 5 साल पहले हो चुकी थी। देवयानी जी को मोहल्ले में सब आदर से सासू माँ कहकर बुलाते थे। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा राघव भानुशाली और छोटा बेटा अश्विन भानुशाली। राघव की शादी को 4 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी का नाम दीप्ति था। दीप्ति खूबसूरत, पढ़ी लिखी, लेकिन थोड़ा घमंडी स्वभाव की थी। वो दूसरों की खुशियों को बिल्कुल भी नहीं देख पाई थी। उसके देवर अश्विन की अभी नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम सुरेखा था, जो बहुत ही सरल स्वभाव की थी। सुरेखा गांव से आई थी, पर अपनी और दूसरों की इज्जत करना बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसके अंदर कोई भी चालाकी नहीं थी। जब सुरेखा इस घर में बहू बन के आई तो दीप्ति को लगा कि अब घर को एक नौकरानी मिल गई। क्योंकि सुरेखा गांव से थी, इसीलिए दीप्ति उसको गांव की गवार समझती थी, जबकि वो गवार बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो पढ़ी लिखी, बहुत ही सभ्य थी। दीप्ति अक्सर उसे घर के कामों में उलझा देती थी, कभी किचन में, कभी कपड़ों में, तो कभी मेहमानों की खातिरदारी में, और खुद आराम से महारानियों की तरह बैठकर देखती रहती थी। सुरेखा शुरू शुरू में सब कुछ हंसकर करती रही, लेकिन धीरे धीरे दीप्ति के ताने और रूखा व्यवहार उसे बहुत ही ज्यादा चुभने लगा। दीप्ति उसकी जेठानी थी, इसीलिए वो चाह कर भी कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि वो बड़ों का सम्मान करती थी। सासू माँ यानी देवयानी जी ये सब चुपचाप देख रही थी। वो चाहती थी कि नई बहू सब सीख जाए, पर उसकी इज्जत ना घटे, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उन्होंने बीच में कुछ कहा तो देवरानी जेठानी में दूरियां और बढ़ जाएंगी। इसीलिए अभी तक सासू माँ ने अपने आप को शांति रखा था। एक दिन बात हद से ज्यादा बढ़ गई। दीप्ति अभी तक सुरेखा को घर में ही ताना मारा करती थी, लेकिन अब तो उसने मोहल्ले की महिलाओं के सामने सुरेखा को ताना मारना शुरू कर दिया। बात बात पर उसे गांव की गवार बोलती रहती थी। गांव से आई हो, तुम्हें क्या पता किचन कैसे चलता है, सीख जाओगी धीरे धीरे। सुरेखा ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरें नीचे झुका ली। लेकिन देवयानी जी को ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने सोच लिया था कि अब वो अपनी बड़ी बहू को सबक सिखाकर रहेंगी। उन्होंने उसी वक्त दीप्ति को धीरे से बुलाया। दीप्ति, मेरी बात ध्यान से सुनो। बहू कोई नौकरानी नहीं होती। जो तुम कर सकती हो वो सुरेखा भी कर सकती है, लेकिन बहू का मान सम्मान गिराकर घर नहीं चलता। दीप्ति ने बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन सासू माँ ने सोच लिया कि अब उन्हें कुछ करना होगा। देवयानी जी ने घर में धीरे धीरे काम का बंटवारा बदल दिया। उन्होंने सुरेखा को बाहर के काम देखने को कहा, जैसे बिजली पानी के बिल, राशन ऑर्डर करने की जिम्मेदारी, ताकि वो भी पढ़े लिखे काम सीखे। दीप्ति से किचन और सफाई के काम करवाए, जो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। अब दीप्ति को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो जो काम सुरेखा से कराती थी, अब वही उसके हिस्से में था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि इज्जत देने से ही इज्जत मिलती है। एक दिन दीप्ति ने अकेले में सुरेखा से कहा, मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया सुरेखा, मुझे माफ कर दो। सुरेखा ने मुस्कुराकर कहा, दीदी आप मेरी जेठानी हैं, आपको डांटने का हक है, लेकिन मुझे भी सीखने दीजिए इज्जत के साथ। दीप्ति की आंखों में आंसू आ गए। सासू माँ ने दोनों को दूर से देखा और उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उन्होंने अपना सबक चुपचाप सिखा दिया था। दीप्ति और सुरेखा में थोड़ी बहुत बातचीत तो अब सामान्य होने लगी थी, पर दीप्ति के मन में अभी भी कहीं न कहीं जलन थी। उसे लगता था कि सासू माँ का झुकाव अब सुरेखा की तरफ ज्यादा है। वो हमेशा उसी की तरफदारी किया करती हैं। एक दिन मोहल्ले में कीर्तन का आयोजन था। देवयानी जी ने दोनों बहुओं को जिम्मेदारी दी। कीर्तन की पूरी व्यवस्था दीप्ति को देखनी थी और भंडारे का सारा सामान सुरेखा के भरोसे था। दोनों ने अपना अपना काम शुरू किया। दीप्ति ने देखा कि सुरेखा ने सारा सामान समय से मंगवा लिया। भंडारे की तैयारी भी बहुत ही बढ़िया थी, तो उसके दिल में चुभन हुई।
दीप्ति ने सोचा सुरेखा मुझे नीचा दिखा रही है, इसीलिए दीप्ति ने मन में तय कर लिया कि उसे एक बार फिर सुरेखा को नीचा दिखाना है। वो सबकी नजरों में उसे गिरा देगी। उसने भंडारे के दिन हलवाई से कह दिया कि घी की जगह तेल डालना ताकि खाना खराब हो जाए, लेकिन सुरेखा ने समय रहते सब देख लिया। उसने हलवाई से चुपके से बात कर ली और सही घी मंगवा लिया। इस तरह से उसने अपनी मेहनत को खराब होने से बचा लिया था। भंडारा बहुत शानदार हुआ था। मोहल्ले में सबने बहुत ही तारीफ की कि सुरेखा बहुत समझदार है। दीप्ति को लगा जैसे उसके मुंह पर किसी ने थप्पड़ मारा हो, पर उसने बाहर से मुस्कान बनाए रखी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल जल रहा था। सासू माँ ये सब देख रही थी। उन्होंने दीप्ति को फिर से अकेले में बुलाया। दीप्ति, एक बात याद रखना, घर बर्बाद करने के लिए बहुओं की जलन ही काफी होती है। अगर तुम खुद जलोगी तो घर भी जला डालोगी। दीप्ति ने नजरें झुका ली, लेकिन मन में अभी भी वो टीस बाकी थी। उसी हफ्ते अश्विन की नौकरी चली गई। घर में पैसों की तंगी होने लगी। अब सिर्फ राघव की तनख्वाह से घर चलाना मुश्किल था। दीप्ति को लगने लगा कि अब सारा बोझ उसके पति के सिर पर ही आ पड़ेगा और ये सुरेखा तो आराम से बैठी रहेगी। देवयानी जी ने इस बार सुरेखा से कहा, सुरेखा बहू, मैं जानती हूँ तुम गांव से हो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया वो किस लिए? बेटा, अब तुझे साबित करना होगा कि तू गांव की गवार नहीं है। तू पढ़ी लिखी है बेटा, कहीं नौकरी के लिए कोशिश कर। सुरेखा ने तुरंत एक स्कूल में पढ़ाने के लिए आवेदन दिया। कुछ ही दिनों में उसे नौकरी भी मिल गई। पगार थोड़ी कम थी, पर घर में थोड़ी राहत मिल गई। राघव को अपनी पत्नी दीप्ति से हमेशा ही उम्मीद रही थी कि वो भी कुछ काम करे, पर दीप्ति को ये बात नागवार गुजरी। मैं क्यों नौकरी करूं? मेरे पास किस चीज की कमी है? मैं कोई नौकरी वाले थोड़े ही हूं। अब दीप्ति के दिल में सुरेखा के लिए जलन और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसे लगता ये गांव की गवार अब शहर में मुझे पीछे छोड़ रही है। एक दिन दीप्ति ने अपनी माँ को बुलाया और उनके कान भरे। माँ, सासू माँ बस उसी सुरेखा की तरफदारी करती हैं, मुझे कुछ समझती ही नहीं। मैं उनसे कुछ भी कहती हूँ तो वो मेरी बातों को सीरियस ही नहीं लेती। हर समय सुरेखा 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 करती रहती हैं। अब आप ही बताओ माँ, वो गांव की गवार मुझे नीचा कैसे दिखा सकती है? दीप्ति की माँ ने भी आग में घी डाला। बेटी, तेरी सास को सबक सिखाना होगा। अश्विन और सुरेखा को अलग करवा दे, तब पता चलेगा सबको। अब दीप्ति ने खेल खेला और राघव को रोज भड़काने लगी। देखो, तुम्हारा छोटा भाई और सुरेखा हम पर बोझ है, इनको अलग कर दो। तुम देखना माँ तुम्हारी सुनेंगी। राघव ने एक रात माँ से बात छेड़ दी। माँ, घर छोटा है, क्यों ना अश्विन सुरेखा को अलग कर दे। देवयानी जी का दिल जैसे कांप गया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बात अलग होने की आ जाएगी। उन्हें समझ आ गया था कि इस सोच के पीछे कौन है। देवयानी जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने धीरे से सुरेखा को बुलाया। बेटा, क्या तू अलग होकर रह लेगी? सुरेखा रोने लगी। माँ, मैंने कभी कुछ नहीं चाहा, मुझे तो बस आप सबके साथ रहना है। देवयानी जी ने उसे चुप कराया। डर मत, मैं कुछ ऐसा करूंगी कि ये दीवारें फिर ना टूटे। अगली सुबह देवयानी जी ने सबको बैठक में बुलाया। उन्होंने एक थाली में पानी भरकर रखा, उसमें 4 दीपक जलाए। सबको पास बिठाकर कहा, ये 4 दीपक इस घर के 4 लोग हैं। मैं, राघव, दीप्ति और अश्विन सुरेखा। अगर एक दीपक अलग कर दूं तो सबका उजाला कम हो जाएगा। फिर उन्होंने एक दीपक पानी से निकाल दिया। सबने देखा उजाला कम हो गया। देवयानी जी बोली, घर भी ऐसे ही होता है, एक हिस्सा अलग करोगे तो उजाला कम होगा, कोई भी खुश नहीं रहेगा। याद रखना मेरी इस बात को। परिवार जोड़ने से बड़ा कोई काम नहीं होता। दीप्ति का दिल अब भी नहीं बदला था। सासू माँ की बात तो उसने सुन ली थी, पर मन से नहीं मानी थी। राघव अम्मा से खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन दीप्ति रोज उसे उलझन में डालती रहती। तुम्हारे भाई ने अपनी बीवी से नौकरी करवा ली, अब हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा है। लोग क्या कहेंगे कि बड़ा भाई कुछ नहीं करवा पा रहा। राघव परेशान रहने लगा। ऑफिस से लौटकर भी वो चुप रहता। दीप्ति उसे रोज कुछ न कुछ सुना ही देती, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाया करता था। इस बीच अश्विन भी नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा था।
सुरेखा हर रोज उसकी हिम्मत बंधाती रहती। कभी तो किस्मत बदलेगी, तुम हिम्मत मत हारो। देवयानी जी को अपनी छोटी बहू पर बहुत भरोसा था। वो जानती थी कि अगर किसी ने घर को बचा रखा है तो वो सुरेखा ही है, जिसने अपमान सहा मेहनत की, नौकरी की, सबको जोड़ कर रखा। एक दिन देवयानी जी ने अश्विन को अपने कमरे में बुलाया। बेटा, नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अगर सब्र टूट गया घर भी टूट जाएगा। तू बस मेहनत कर, सुरेखा को थामे रखना। अश्विन ने माँ के पैर छुए। माँ, मैं कुछ भी करूंगा पर आपको अलग होने का दुख नहीं दूंगा। दीप्ति की जलन अभी भी कम नहीं हुई थी। उसने अब नई चाल चली। उसने सासू माँ से साफ कह दिया, माँ, अगर आप चाहते हो कि मैं इस घर में खुश रहूं तो सुरेखा की नौकरी छुड़वा दीजिए। लोग मुझे ताना देते हैं कि मैं घर में बैठी हूँ और छोटी बहू कमाती है। देवयानी जी को ये बात बहुत चुभी, पर उन्होंने गुस्से में कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, दीप्ति, तुम भी चाहो तो कहीं काम कर लो। मैंने तुम्हें काम करने से कभी नहीं रोका। दीप्ति ने तुनक कर कहा, माँ जी, मुझे किसी की नौकरी चाकरी नहीं करनी। अब मोहल्ले में भी बातें होने लगी। देखो, भानुशाली परिवार की छोटी बहू स्कूल में पढ़ाती है, कितनी मेहनती है, और बड़ी बहू वो तो बस मेकअप करके घूमती रहती है। ये सुनकर दीप्ति को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता। उसने राघव को फिर से भड़काया, माँ को बोलो सुरेखा की नौकरी छुड़वा दे। राघव ने माँ से कह दिया, माँ, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आप छोटी को नौकरी करने के लिए मना क्यों नहीं कर देती। देवयानी जी ने गहरी सांस ली। बेटा, लोग बातें सुरेखा की नहीं, तेरी बीबी की कर रहे हैं, पर तुम ये समझ नहीं सकते। सुरेखा को ये सब बातें धीरे धीरे पता चल गई। घर में इस तरह की खींचातानी सुरेखा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए वो परेशान रहने लगी। कभी सोचती कि कहीं उसकी वजह से घर में झगड़ा तो नहीं हो रहा। एक रात उसने अश्विन से कहा, अगर मेरी नौकरी से सब दुखी हैं तो मैं छोड़ देती हूँ। ऐसी नौकरी किस काम की जिसकी वजह से मेरा घर ही टूट जाए। अश्विन ने उसका हाथ थामा, तुम्हारी नौकरी घर का सहारा है, तुम इसे छोड़ना नहीं। देवयानी जी दरवाजे के बाहर से सब सुन रही थी। उन्हें अपनी बहू पर गर्व भी हुआ और दुख भी कि उस पर कितना बोझ डाल दिया गया है। देवयानी जी ने अब एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने दीप्ति को साफ कह दिया, अगर तुम्हें शर्म आती है कि छोटी बहू नौकरी कर रही है तो मैं तुम्हारे लिए भी काम तलाश कर दूंगी। नहीं करोगी तो मुझे मजबूरी में सुरेखा के साथ स्कूल जाना पड़ेगा। दीप्ति हक्की बक्की रह गई, आप और स्कूल? देवयानी जी ने कहा, हाँ, वहाँ आंगनबाड़ी में मुझे सहायक की जरूरत है। अगर बहुएं नहीं संभालेंगी तो सास संभालेगी। अब दीप्ति को अपनी झूठी शान का घमंड टूटता दिखा। उसने पहली बार कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सासू माँ की आंखों में देखने लगी। उधर अश्विन को एक कंपनी में इंटरव्यू कॉल आया। उसने इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से की थी। सुरेखा ने उसकी फाइलें तैयार की, कपड़े प्रेस किए, सब कुछ संभाला। अश्विन इंटरव्यू देकर लौटा तो उसका चेहरा चमक रहा था। सुरेखा, लग रहा है इस बार ये नौकरी मुझे मिल जाएगी। वहाँ के जो बॉस थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था वो बहुत अच्छे हैं। सुरेखा की आंखों में आंसू आ गए। भगवान करे तुम्हारा सपना पूरा हो। देवयानी जी ने भी आशीर्वाद दिया। इस घर में फिर से खुशियां लौटेंगी। एक रात दीप्ति की तबीयत खराब हुई। सब लोग उसको लेकर भागे। सुरेखा ने ही सबसे पहले उसके सिरहाने पानी रखा, दवाई दी, डॉक्टर को बुलाया। दीप्ति को उस रात पहली बार एहसास हुआ, जिसे वो अपना दुश्मन समझती थी वही उसका सबसे बड़ा सहारा है। दीप्ति ने देवयानी जी से कहा, माँ, मैंने बहुत गलतियां की। देवयानी जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। गलती सब करते हैं बेटा, सबक वही सीखता है जो रिश्तों को बचाना चाहता है। दीप्ति ने धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू किया। वो अब सुरेखा की मदद करने लगी। घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने लगी। राघव को भी अब सुकून मिलने लगा। घर में झगड़े कम होने लगे थे। घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। मोहल्ले में भी सब कहने लगे, देखो, भानुशाली परिवार फिर से एक हो गया। एक शाम सब छत पर बैठे थे। अश्विन की नई नौकरी लग गई थी। सुरेखा ने स्कूल में प्रमोशन पा लिया था। दीप्ति अब अपना बुटीक खोलने का मन बना रही थी। देवयानी जी ने सबको एक बार फिर पास बुलाया।
देखो बेटा, बहू कोई नौकरानी नहीं होती, कोई मालिक भी नहीं होती। बहू घर की बेटी होती है और बेटी पर घर का मान टिका होता है। देवरानी जेठानी में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सिर्फ रिश्ता बड़ा होता है। जिस दिन ये बात घर की औरतें समझ लेंगी, उस दिन से घर कभी नहीं टूटेगा। सबने हाथ जोड़कर सासू माँ को प्रणाम किया। घर की छत पर उस शाम रिश्तों का उजाला फिर से जगमगा उठा था। अब जब भानुशाली परिवार में फिर से खुशियां लौटने लगी, तभी मोहल्ले में कुछ लोगों को ये बात खटकने लगी। पड़ोस की मिसेज खन्ना, जिन्हें सब खन्ना आंटी कहते थे, वो दीप्ति के कान में फिर से जहर घोलने लगी। दीप्ति बहू, तुम तो शहर वाली हो, पर देखो ना, सारी वाहवाही तो गांव की गवार तुम्हारी देवरानी सुरेखा लूट रही है। अब तो तुम्हारी सास भी बस उसी को पूछती है। दीप्ति ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, पर खन्ना आंटी ने धीरे धीरे उसकी सोच में फिर से जहर घोल दिया। दीप्ति के मन में फिर से ईर्ष्या ने सिर उठाया। मैं ही क्यों पीछे रहूं? दीप्ति ने सासू माँ से कहा, माँ मैं अपना बूटीक खोलना चाहती हूँ, लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं? देवयानी जी ने अपनी पुरानी जमा पूंजी से उसे पैसे दिए। बेटा तेरा सपना पूरा हो, बस ईमानदारी से काम करना। सुरेखा ने भी दीप्ति की मदद की, कपड़े के डिजाइन सुझाए, सोशल मीडिया पर पेज बना दिया। दीप्ति को पहली बार लगा कि सुरेखा मेरी दुश्मन नहीं, मेरी अपनी है। दीप्ति का बूटीक धीरे धीरे चलने लगा। पहले मोहल्ले की महिलाएं आई, फिर आसपास के लोग भी कपड़े सिलवाने लगे। दीप्ति को तारीफें मिलने लगी, लेकिन कहीं न कहीं मोहल्ले की वही खन्ना आंटी ने फिर उसे उकसाया। देखो दीप्ति, तुम्हारा बूटीक चले या ना चले, सब लोग तो अभी भी सुरेखा की तारीफ ही करते हैं। दीप्ति का दिल फिर डगमगाने लगा। उसे लगा कि उसकी मेहनत कमा की जा रही है। एक दिन खन्ना आंटी ने मोहल्ले में अफवाह फैला दी, सुनो, भानुशाली परिवार में दोनों बहुएं आपस में लड़ती हैं, उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। बड़ी बहू के बूटीक के पैसे भी छोटी बहू से आते हैं। ये बात दीप्ति के कानों तक पहुंची। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में सासू माँ से कहा, माँ लोग मेरी इज्जत उड़ा रहे हैं। देवयानी जी ने कहा, बहू लोग क्या कहते हैं उस बात पर मत जाओ, तुम उनको अपने काम से जवाब दो। पर दीप्ति का गुस्सा अब सुरेखा पर निकलने वाला था। दीप्ति ने सुरेखा से कहा, सबको लगता है कि मेरा बूटीक तेरी वजह से चला, तूने ही सबको कहा होगा। सुरेखा को बहुत बुरा लगा। उसने रोते हुए कहा, दीदी मैंने तो बस मदद की थी। दीप्ति ने रूखा जवाब दिया, मदद नहीं, एहसान जताया है। सुरेखा अंदर से टूट गई। उसने सासू माँ को सारी बात बताई। देवयानी जी को समझ आ गया कि फिर से कोई आग भड़क रही है। इस बार देवयानी जी ने सब मोहल्ले वालों को बुलाया। खन्ना आंटी भी आई थी। उन्होंने मोहल्ले के बीचों बीच कहा, आज मैं सबको बताना चाहती हूँ कि दीप्ति का बूटीक उसकी मेहनत से चल रहा है। सुरेखा ने बस बहन बनकर उसका साथ दिया। रिश्तों को तोड़ने की बातें वही करते हैं जिनके घर में रिश्ते नहीं होते, और जो लोग खुद अपने रिश्ते संभाल नहीं पाते, तो फिर वो दूसरे के संभलते हुए रिश्ते कैसे देख सकते हैं। सबके सामने खन्ना आंटी की पोल खुल गई। वो शर्मिंदा होकर लौट गई। दीप्ति को भी एहसास हुआ कि इस बार उसकी सासू माँ ने उसकी इज्जत बचाई। दीप्ति ने रात को सासू माँ के पैर पकड़े, माँ मुझे माफ कर दो माँ, मैं बार बार बहक जाती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं लोगों के बहकावे में क्यों आ जाती हूँ। देवयानी जी ने कहा, बहू इंसान गलती से बड़ा होता है, पर जो बार बार सीख ना पाए वो खुद को छोटा कर लेता है। इस बार संभल जा। दीप्ति ने रोते हुए सुरेखा से माफी मांगी। मुझे फिर से माफ कर दो। सुरेखा ने उसे गले लगा लिया। दोनों के आंसू एक हो गए। अब दीप्ति का बूटीक और अच्छा चलने लगा। अश्विन को भी प्रमोशन मिला। सुरेखा ने स्कूल में एक बड़ा प्रोजेक्ट संभाला। राघव भी अब खुश रहने लगा। उसे अब अपनी पत्नी पर गर्व था। मोहल्ले में अब सब कहते, देखो भानुशाली परिवार की बहुएं जैसे दो बहनें। लोगों ने इन देवरानी जेठानी को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उन्हें तोड़ नहीं पाया, क्योंकि उनकी सासू माँ सबके सामने ढाल बनकर खड़ी थी। देवयानी जी के चेहरे पर अब चैन की मुस्कान रहती। उनका घर टूटते टूटते फिर से जुड़ गया था। एक दिन मोहल्ले की महिला समिति ने देवयानी जी को सम्मानित किया।
आपने अपने घर की बहुओं को जोड़कर मोहल्ले में मिसाल कायम की है। देवयानी जी ने मंच से कहा, बहुओं में फर्क मत करो, देवरानी जेठानी में प्यार दो, ताना नहीं। अगर घर की औरतें एकजुट हो जाएं तो कोई दीवार उन्हें तोड़ नहीं सकती। उस शाम दीप्ति ने सुरेखा को कहा, तू मेरी देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन है। सुरेखा ने मुस्कुराकर कहा, और आप मेरी जेठानी नहीं, मेरी दीदी हैं। देवयानी जी ने दोनों को गले लगाया। बस यही सबक था जो मैंने तुम्हें सिखाया। पूरा परिवार छत पर बैठा रोशनी में, हंसी में, रिश्तों की जीत में। घर की मजबूत दीवारें थी, क्योंकि अब वहां ईर्ष्या नहीं, अपनापन था। भानुशाली परिवार में अब सब कुछ संभल रहा था। तभी दूर के रिश्तेदार राघव के चाचा का बेटा विकास अपने परिवार के साथ रहने आ गया। विकास बेरोजगार था पर बहुत ही चालाक था। उसने आते ही दीप्ति को भड़काना शुरू किया। दीदी आप तो पढ़ी लिखी हैं, फिर भी सासू माँ सब कुछ सुरेखा से पूछती हैं। दीप्ति ने मुस्कुराकर टाल दिया, पर विकास की बातें धीरे धीरे उसके मन में जगह बनाने लगी। विकास ने एक दिन दीप्ति से कहा, दीदी बूटी को बड़ा करना है तो अपने ससुराल से अलग हो जाइए। यहाँ रहकर आप कितने दिन तक सास देवरानी के भरोसे रहेंगी। दीप्ति ने इस बार साफ कह दिया, मुझे कोई अलग नहीं होना। घर को जोड़ना मुश्किल से सीखा है। विकास को झटका लगा। उसने सोचा था कि वो दीप्ति भाभी को भड़का देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसने अब अश्विन को पकड़ने की सोची। विकास ने अश्विन को बहकाया, भैया तुम्हारी बीबी नौकरी करती है, तुम क्यों उसके सहारे जीते हो? कुछ बड़ा करो, लोन लो, नया घर लो और अलग हो जाओ। अश्विन को विकास की बातों में कोई दम नहीं दिखा। उसने उल्टा सासू माँ से सब बता दिया। देवयानी जी को समझ आ गया, विकास इस घर में जहर घोलने आया है। इस बार देवयानी जी ने विकास को बुलाया। बेटा, घर में जब मेहमान आते हैं तो सिर आंखों पर बिठाया जाता है, पर अगर वही मेहमान घर तोड़ने लगे तो दरवाजा दिखाना पड़ता है। विकास ने डर कर कहा, बुआ जी मैं तो बस सलाह दे रहा था, किसी से कोई जबरदस्ती थोड़ी न कर रहा था। अब तो सलाह देना भी गुनाह हो गया। देवयानी जी ने कहा, सलाह दो लेकिन घर जोड़ने की, तोड़ने की देना हो तो अपने घर वापस चले जाओ। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे घर में कोई ऐसा रहे जो मेरे घर को तोड़कर रख दे। विकास को शर्मिंदा होकर लौटना पड़ा। इन्हीं दिनों में सुरेखा को स्कूल से एक बड़ा ऑफर मिला। अब वो स्कूल की वाइस प्रिंसिपल बनने वाली थी। सब घर वाले बहुत खुश थे। दीप्ति ने उसे गले लगाया, आज सच में तूने साबित कर दिया कि औरत सिर्फ किचन तक सीमित नहीं। सुरेखा ने मुस्कुराकर कहा, दीदी आप ना होती तो मैं हिम्मत नहीं कर पाती। अब मोहल्ले में हर जगह भानुशाली परिवार की मिसाल दी जाने लगी। देखो कितनी समझदार सास है, औरतों को आगे बढ़ाया, बहुओं में झगड़ा नहीं होने दिया। देवयानी जी के लिए ये सबसे बड़ा सम्मान था। राघव का ऑफिस का काम अचानक बढ़ने लगा। वो देर रात घर आता, दीप्ति को लगा कि वो उसे समय नहीं दे रहा। दीप्ति फिर से चिड़चिड़ी होने लगी। देवयानी जी को ये बात खटक गई। उन्होंने एक रात दीप्ति को अपने पास बुलाया। बहू मर्द अगर घर के लिए देर तक काम करता है तो उसे शक की नजर से मत देखो, उसका हाथ थामो। शक घर तोड़ता है और भरोसा घर जोड़ता है। इस बार दीप्ति ने सासू माँ की बात दिल से मानी। उसने राघव को ऑफिस के बाद चाय दी, उसकी पसंद का खाना बनाया और राघव ने भी मुस्कुराकर कहा, अब लगता है घर सच में घर जैसा है। एक दिन स्कूल में सुरेखा पर एक झूठा आरोप लगा कि उसने फंड में कुछ गड़बड़ी की है। देवयानी जी ने उससे कहा, डर मत बेटा, सच कभी नहीं हारता। सुरेखा ने हिम्मत से बोर्ड मीटिंग में सबूत रखे और उस पर झूठा आरोप लगाने वाले को निकाल दिया गया। घर लौटकर सुरेखा ने सासू माँ के पैर छूकर कहा, माँ जी आपकी दी हुई सीख ने मुझे गिरने नहीं दिया। अब स्कूल में देवयानी जी को बुलाकर सम्मानित किया। आपने अपनी बहू को इतना मजबूत बनाया, आज वो हमारी स्कूल की शान है। देवयानी जी की आंखों में आंसू थे। रिश्तों को जोड़ना ही असली जीत है। दीप्ति के माँ पापा जो पहले अपनी बेटी को भड़काते थे, अब जब घर आए तो हैरान रह गए। दीप्ति की आंखों में अब जलन नहीं, आत्मविश्वास था। उन्होंने देवयानी जी से कहा, बहन जी आपने हमारी बेटी को संभाल लिया, हम तो हमेशा लड़ाई ही सिखाते रहे। देवयानी जी ने हंसते हुए कहा, अब लड़ाई नहीं बस प्यार सिखाइए।
कुछ महीने बाद घर में एक और खुशखबरी आई। सुरेखा माँ बनने वाली थी। दीप्ति ने उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा। जो कभी उसे ताने मारती थी, वही अब उसकी माँ जैसी सेवा कर रही थी। एक रात सुरेखा ने सासू माँ से कहा, माँ आप ना होती तो मैं टूट जाती। दिव्यानी जी ने उसका सिर सहलाया। मैं तो बस रिश्तों की माली हूँ बेटा, पौधे तुमने संभाले। अब भानुशाली परिवार से आसपास के लोग सलाह लेने आते, कैसे जोड़े देवरानी जेठानी को, सास को क्या करना चाहिए। दिव्यानी जी बस सबको यही सलाह देती। भरोसा, इज्जत और वक्त पर समझदारी, ये तीनों चीजें घर को बांध कर रखती हैं। नया साल आया, पूरा परिवार एक साथ छत पर बैठा था। पटाखों की आवाज में हंसी गूंज रही थी। दीप्ति ने सुरेखा से कहा, अब जब तेरी गोद भरेगी तो मैं ही सबसे पहले लोरी गाऊंगी। मोहल्ले में हर कोई कहता, कहीं ऐसी देवरानी जेठानी नहीं देखी। देवयानी जी ने सबको समझा दिया था, रिश्तों में प्यार हो तो ईर्ष्या टिकती नहीं। एक दिन सुरेखा की डिलीवरी में थोड़ी दिक्कत आ गई। दीप्ति ने ही उसे अस्पताल पहुंचाया। पूरा परिवार सासू माँ के साथ मंदिर में हाथ जोड़कर खड़ा था। दिव्यानी जी बुदबुदा रही थी, हे भगवान मेरी बहू बेटी को बचा ले। कई घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ हैं। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। दीप्ति ने सबसे पहले बच्चे को गोद में लिया और उसके आंसू बहते रहे। सुरेखा ने दीप्ति का हाथ पकड़कर कहा, दीदी ये बच्चा आपका भी है। दिव्यानी जी ने सबको पास बुलाया। आज मेरी बहुओं ने साबित कर दिया, रिश्ता खून से नहीं दिल से जुड़ता है। देवरानी जेठानी में प्यार रहे तो दुनिया की कोई ताकत घर तोड़ नहीं सकती। घर में अब बच्चे की किलकारी थी। दो बहुएं बहनें बन चुकी थी और बेटे एकजुट थे और सासू माँ छत पर खड़ी थी, आसमान की तरफ देखती हुई। हे भगवान, मैंने अपना सबक पूरा किया, अब ये घर खुद को संभाल लेगा। छत पर सूरज की पहली किरण पड़ी, जैसे रिश्तों में उजाला फिर से उतर आया हो। सुरेखा को एक दिन पुरानी अलमारी साफ करते वक्त एक पुरानी चिट्ठी मिलती है। ये सासू माँ ने अपनी सास के लिए लिखी थी जब वो नई बहू थी। उस चिट्ठी में लिखा था, माँ मैं जानती हूँ बहू बनकर आना आसान नहीं, लेकिन आपकी ममता ने मुझे अपनी बेटी बना दिया। सुरेखा ने वो चिट्ठी पढ़ी और सासू माँ के पास जाकर रो पड़ी। माँ आपने मेरी भी वही कहानी बना दी। एक दिन बुटीक में चोरी हो गई। दीप्ति के बहुत पैसे डूब गए। वो बुरी तरह से टूट गई। अपनी गलती पर बहुत पछताई। माँ मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी मेहनत भी ऐसे लुट जाएगी। दिव्यानी जी ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। रिश्तों में खोट नहीं तो कोई नुकसान बड़ा नहीं होता। बेटा फिर से शुरू कर। सुरेखा ने दीप्ति के साथ मिलकर बुटीक को फिर से जमाया। इस बार मोहल्ले की औरतों ने भी मदद की। इन सब के बीच देवयानी जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बुखार, कमजोरी, सब परेशान हो गए। दीप्ति और सुरेखा दोनों ने दिन रात उनकी सेवा की। रात को बारी बारी से सिरहाने बैठी रहती। एक रात देवयानी जी ने दीप्ति के हाथ पर हाथ रखकर कहा, तू पहले मुझे नहीं समझ पाई, पर अब तू मेरी अपनी बेटी से बढ़कर है। दीप्ति की आंखों से आंसू बह निकली। माँ आप ठीक हो जाओ, हम दोनों बहनें आपको कभी दुख नहीं देंगी। एक शाम देवयानी जी ने अपनी अलमारी से अपनी पुरानी सास का दिया एक चांदी का कड़ा निकाला। वो दीप्ति और सुरेखा को बारी बारी पहनाती हैं। ये रिश्तों की बुनाई है, मेरी सास ने मुझे दिया था, अब मैं तुम्हें दे रही हूँ, इसे कभी मत खोना। दोनों बहुएं उस कड़े को ऐसे पकड़ती हैं जैसे वो उनकी जिंदगी का सबसे कीमती आशीर्वाद हो। एक रात मोहल्ले में आग लग गई। पास के एक घर में पूरी कॉलोनी भागी। दीप्ति और सुरेखा ने अपनी सास को बचाया, बच्चों को बाहर निकाला। अश्विन और राघव ने लोगों की मदद की। सबने देखा कि जिस परिवार को लोग तोड़ने की बातें कर रहे थे, वही परिवार अब मोहल्ले के लिए दीवार बन गया। अब जब सुरेखा का बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो दीप्ति ने उसे अपनी गोद में लिया और कहा, तू बड़ा होकर अपनी माँ और बुआ में फर्क मत करना। सासू माँ ने आशीर्वाद दिया, ये घर यूं ही फलता फूलता रहे, यही मेरी असली कमाई है। आखिर में छत पर एक शाम दोनों बहुएं अपनी सास के साथ बैठी थी। चाय के कप हाथ में थे, चांदनी फैली हुई थी। रिश्तों की गर्माहट हर कोने में थी। दिव्यानी जी ने कहा, बहू और बेटियां अलग नहीं होती। जो बहू को बेटी समझ ले वही असली मायने में घर होता है। दोनों बहुएं उनकी गोद में सिर रखे थी।
उस घर में उस रात कोई दीवार नहीं थी, बस ममता, माफ़ी और मोहब्बत की छत थी। आज सब मिलजुल कर एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।